हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमजीएम कर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब टॉपिक्स को हम कवर कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, जो रेजोनेंस इफेक्ट और रेजोनेंस हमने पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था, उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चन को कॉपी के अंदर 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाना। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो था वो था फाइंड आउट एम इफेक्ट ऑफ गिवन कंपाउंड। हमें जो कंपाउंड गिवन है उनका हमें एम इफेक्ट बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम इफेक्ट को निकालना। मैंने आपसे पहले भी कहा था एम इफेक्ट दो टाइप का है, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम मतलब जो डोनेट कर सकता है, माइनस एम मीन्स जो विड्रॉ करेगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले CS2 माइनस, जिसके पास होता है माइनस, वो करता है डोनेट। दिस इज द प्लस एम ग्रुप। अच्छा बताओ, इंडक्टिव के अंदर हमने इसको क्या पढ़ा था? इंडक्टिव के अंदर भी हमने इसको प्लस आई ही पढ़ा था, पर दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? एम इफेक्टिव होगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, माइनस है नाइट्रोजन पे, मतलब डोनेट कर सकता है, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था? वहां पे भी हमने इसको प्लस आई पढ़ा था, क्योंकि जिसके ऊपर माइनस है वो डोनेट कर सकता है। क्लियर? थर्ड आ जाता है O माइनस, दैट मीन्स ये प्लस एम ग्रुप है। क्या है ये? प्लस एम ग्रुप। और वहां पर भी क्या था? ये प्लस आई ग्रुप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 के अंदर हमने देखा कि इसके ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर है मतलब अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है, दैट इज प्लस एम। पर इस पे माइनस नहीं है तो ये आज प्लस आई का काम नहीं करेगा। ये किसका काम करेगा? माइनस आई का, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। दैट मीन्स ये माइनस आई है, बट डोमिनेटिंग कौन होगा? प्लस एम, क्योंकि एम इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेटिंग रहता है इंडक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बात करें तो 5 के अंदर भी सेम कहानी है। लोन पेयर होने की वजह से प्लस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से माइनस आई, बट डोमिनेटिंग कौन है? प्लस एम। फर्दर 6 के अंदर बात करें तो दिस इज द प्लस एम, क्योंकि लोन पेयर है, डोनेट किया जा सकता है, और नाइट्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन प्लस एम, ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, OH वाला एग्जांपल हमने क्लास में भी लिया था। OH लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट मीन्स दिस इज द प्लस एम। और ऑक्सीजन OH ग्रुप हमने पढ़ा था कि माइनस आई का काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, दैट मीन्स प्लस एम ज्यादा हो जाएगा। OR इज ऑल्सो प्लस एम, इज ऑल्सो माइनस आई। कौन अच्छा होगा? प्लस एम। नाइट्रोजन, जिससे बॉन्ड कनेक्टेड है, सिस्टम यहीं पर ही कनेक्ट होगा, तो देखना इसी को है, दैट मीन्स ये डोनेट कर सकता है। अगर ये डोनेट कर सकता है दैट मीन्स दिस इज द प्लस एम। यहां पर अगर ये एरो इधर की तरफ जाएगा तो ये वाला एरो भी इधर की तरफ ही मूव करेगा, तो पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो प्लस एम का काम करता है। अदरवाइज ये माइनस एम का काम भी करता है, बट डोमिनेटिंग कौन है? प्लस एम। सेम कहानी, नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, प्लस एम माइनस आई, डोमिनेटिंग कौन होगा? प्लस एम। ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट मीन्स प्लस एम माइनस आई। क्लियर है कहानी? ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट मीन्स प्लस एम माइनस आई। क्लियर है कहानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 के अंदर देखिए बॉन्ड कहां से कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये किसी और को भी दे सकता है और इस ऑक्सीजन को भी दे सकता है, तो किसका काम कर रहा है? प्लस एम का। वहां पे क्या करता था? माइनस आई। ये ग्रुप मैंने वहां लिखवाया नहीं था, बट आप समझ सकते हैं, मैंने वहां कहा था, कंसेप्ट को याद रखें। कंसेप्ट था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी वो हमेशा माइनस आई का काम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लोन पेयर है, डोनेट किया जा सकता है दोनों तरफ, और सिस्टम को भी ये डोनेट कर सकता है, दैट मीन्स प्लस एम माइनस आई। क्लियर है कहानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सल्फर लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, प्लस एम माइनस आई। क्लियर? 15 के बाद 16 नंबर फ्लोरीन लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, प्लस एम और माइनस आई। बट यहां पर आपको जान के अच्छा लगेगा कि माइनस आई ज्यादा होता है किससे? प्लस एम से। हमेशा ध्यान रखें, जितनी भी हेलोजन्स है उनका इंडक्टिव ऑलवेज डोमिनेटिंग रहेगा, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो क्लोरीन भी प्लस एम, ब्रोमीन भी प्लस एम और आयोडीन भी प्लस एम।
यहां पर ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, पर डोमिनेटिंग कौन है? इंडक्टिव डोमिनेटिंग है। क्लियर है कहानी? NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं होता, प्लस चार्ज होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। दिस इज द माइनस आई, दिस इज द माइनस एम। डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा? माइनस एम। तो ओनली ऑन जो हेलोजेंस है उनमें ही इंडक्टिव डोमिनेटिंग है, बाकी में सब में एम या आर डोमिनेटिंग है। कौन डोमिनेटिंग है? आर या एम। साइनाइड की बात करें तो बॉन्ड कनेक्टेड है कार्बन से, तो कौन खींच लेगा? नाइट्रोजन खींच लेगा। दैट मीन्स माइनस एम माइनस आई, डोमिनेटिंग कौन है? माइनस एम। सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इधर से कहीं से भी। दैट मीन्स माइनस एम माइनस आई, डोमिनेटिंग कौन है? माइनस एम। फिर लोन पेयर नहीं है, दैट मीन्स माइनस एम माइनस आई। कार्बन एल्डिहाइड मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन खींचता है डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, दैट मीन्स माइनस एम माइनस आई, डोमिनेटिंग कौन? माइनस एम। सी डबल बॉन्ड कीटोन भी सेम काम करेगा, माइनस एम माइनस आई। क्लियर? COCl ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, दैट मीन्स माइनस आई माइनस एम, डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा? माइनस एम। C डबल बॉन्ड OR, दैट मीन्स माइनस एम माइनस आई, डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा? माइनस एम। तो कहने का मतलब जो C डबल बॉन्ड O है वही रोल प्ले कर रहा है सबके लिए, और वो क्या करेगा? वो हमेशा विड्रॉ करेगा, माइनस एम माइनस आई, डोमिनेटिंग कौन? माइनस एम। COO नेगेटिव, यहां पर भी सेम कहानी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि बॉन्ड किससे कनेक्टेड है? कार्बन से। अगर बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट होता तो ये दे देता, पर कनेक्टेड किससे है? कार्बन से। तो जिससे कनेक्टिंग है एटम उसको देखना है आपको। तो दिस इज द माइनस एम माइनस आई। क्लियर है कहानी? NO में नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, और साथ में ये विड्रॉ भी कर सकता है डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब प्लस एम माइनस एम दोनों का काम कर सकता है। इंड्यूस्ड इफेक्ट रखता है। क्या रखता है? इंड्यूस्ड इफेक्ट रखता है। क्लियर? सल्फर लोन पे डोनेट भी कर सकता है, खींच भी सकता है, मतलब प्लस एम माइनस एम। क्लियर है कहानी? डोनेट भी कर सकता है, खींच भी सकता है, माइनस एम प्लस एम। NH3, क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? क्या नहीं है। प्लस आ जाने की वजह से आप इसको ये नहीं बोल सकते कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो ये ना तो प्लस एम दिखाता है ना ही माइनस एम दिखाता है। इस कंपाउंड को हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। दैट मीन्स ये ओनली माइनस आई दिखाएगा। उसी टाइम पे मैंने कहा था अगर फॉस्फोरस होता तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता, मतलब ये माइनस एम भी दिखाएगा और साथ में माइनस आई भी दिखाएगा, बट डोमिनेटिंग कौन होगा? माइनस एम। सेम कहानी, ये माइनस आई ही करेगा, ये माइनस एम करेगा, माइनस आई करेगा, बट डोमिनेटिंग कौन होगा? माइनस एम होगा। BH2 ऑक्टेट इनकम्प्लीट, दैट मीन्स माइनस एम माइनस आई, पर ज्यादा कौन? माइनस एम हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? चलिए उसी तरीके से CH2 प्लस ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस एम। और ये क्या करता था वहां पर भी? माइनस आई, दैट मीन्स क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन? माइनस एम। जो मैंने कहा था डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो इंड्यूस्ड इफेक्ट रखता है, मतलब माइनस एम भी दिखा सकता है प्लस एम भी दिखा सकता है। बेंजीन माइनस एम भी दिखा सकता है प्लस एम भी दिखा सकता है, डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। यहां पर ये ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है तो इसको भी इधर ही जाना पड़ेगा, दैट मीन्स ये तो ओनली ऑन प्लस एम ग्रुप है। क्या है ये? प्लस एम ग्रुप। सेम कहानी, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स ये भी एक प्लस एम ग्रुप ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ सब कुछ कि किस तरीके से हम बहुत आसानी से इन ग्रुप्स को पहचान सकते हैं कि जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास माइनस है वो हमेशा डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके पास प्लस है वो हमेशा विड्रॉ करेगा। चलिए तो ये होम असाइनमेंट हमने क्लियर किया। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ R/M इफेक्ट। हमने रेजोनेंस को कवर कर लिया, हमने मीजोमेरिक को कवर कर लिया, अब इनकी एप्लीकेशन की बारी आ चुकी है, तो वन बाय वन करके एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। एरोमेटिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो आप इसको महा इंपॉर्टेंट कर लें। क्या कर ले इसको? महा इंपॉर्टेंट। क्या होती है एरोमेटिसिटी? तो देखिए, इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी। कहने का मतलब एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो किसको एक्सप्लेन करती है? स्टेबिलिटी को। ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों करती है स्टेबिलिटी को
एक्सप्लेन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स होती है, वो भी किसमें, साइक्लिक सिस्टम में। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसमें, साइक्लिक होना चाहिए सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्पर्स होती है इन ए स्पेसिफिक मैनर, और उसी जो स्टेबिलिटी, जो डिस्पर्शन होता है, उस डिस्पर्शन की वजह से जो स्टेबिलिटी का हम पता लगाते हैं, उस पता लगाने की प्रॉपर्टी को कहा जाता है एरोमेटिसिटी। These are the three types of compound basically। एरोमेटिसिटी के अंदर 3 टाइप्स के कंपाउंड आते हैं। कौन कौन से, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, जिसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखो हम इनको पहचानने का क्या तरीका है, यहां से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 100% आना ही आना है कि क्या होते हैं एरोमेटिक, क्या होते हैं एंटी एरोमेटिक और क्या होते हैं नॉन एरोमेटिक। तो चलिए 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन हमने डेफिनेशन में ही पढ़ ली कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेम इसकी भी वही कंडीशन होगी, कंपाउंड क्या होना चाहिए, मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड मस्ट बी क्या होना चाहिए भाई, साइक्लिक होना चाहिए। देखो ध्यान से, कंपाउंड क्या होना चाहिए यहां पर, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दिस इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। आया समझ में, कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई होती है, पहली तो कंडीशन दोनों में कि एरोमेटिक में भी कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और उसमें भी साइक्लिक होना चाहिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सर नॉन एरोमेटिक में क्या आएगा, नॉन एरोमेटिक में भी बताएंगे। सबसे पहले तो आप इसको ध्यान रखें कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड के पहले हम ले लेते हैं कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कैसा होना चाहिए, प्लेनर। प्लेनर की क्या कंडीशन है, या तो sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। सेम कंडीशन इसमें भी है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कहने का मतलब कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं, जैसा मैंने थर्ड कंडीशन बोली, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कहने का मतलब जो आप साइक्लिक सिस्टम ले रहे हैं उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, वो भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो इसमें भी क्या है, मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, क्या होना चाहिए, इसके अंदर भी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। क्लियर है कहानी। फोर्थ नंबर रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर रूल कहता है, एक साइंटिस्ट था हक्कल, जिसने एरोमेटिसिटी को डिफाइन किया था। उसने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल, क्या कहा उसने, अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके पास, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उनके पास क्या होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल, उनके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से, इसका मतलब है 4n+2 के अकॉर्डिंग चलें तो पहले हम n का वैल्यू 1 रख लेते हैं। अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। n का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, सॉरी n का वैल्यू सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर n का वैल्यू हम क्या रख देते हैं, n का वैल्यू हम रख देते हैं 1, क्या रख देते हैं 1, तो आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं तो आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू हम रख देते हैं 3 तो आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो जिसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, वो सब कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं विद ऑल 3 कंडीशंस अप्लाइड। क्लियर। क्या n का वैल्यू यहां पर 0 रखा जा सकता है, क्या नहीं रखा जा सकता, तो यहां n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 1। तो n का वैल्यू 1 रखा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n का वैल्यू 2 रखा तो 8 पाई होना चाहिए। n का वैल्यू 3 रखा तो 12 पाई होना चाहिए। n का वैल्यू 4 रखा तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आया समझ में।
कहने का मतलब जिसके पास 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई आ जाएगा वो सब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। अब स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन है कि सर नॉन एरोमेटिक भी तो बताइए। बिल्कुल नॉन एरोमेटिक भी बताएंगे। नॉन एरोमेटिक क्या होता है कि अगर इन चारों में से एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो उस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। तो क्या लिख लेते हैं यहां पर, इफ एनी वन कंडीशन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक इज नॉट अप्लाइड सो कंपाउंड इज नॉन एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो उसे नॉन एरोमेटिक कहा जाएगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस की भी बात करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया, मैंने जैसे यहां पे लिया क्वेश्चन कि मैंने एक 3 मेंबर की रिंग बनाई, 3 मेंबर की रिंग के अंदर डबल बॉन्ड बनाया और मैंने यहां प्लस बनाया। क्लियर है? चलो देखो 1 बाय 1 करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बोली थी, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, साइक्लिक है कि नहीं है, बिल्कुल है। मैंने कहा था सेकंड कंडीशन प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए क्या चेक करें, या तो sp2 या sp। तो चलो चेक कर लेते हैं। दिस इज द sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, बिल्कुल प्लेनर कंपाउंड है। थर्ड कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के लिए क्या चेक करें, डबल सिंगल प्लस दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन है। क्लियर? फोर्थ कंडीशन आती है हक्कल रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4n+2 या 4n पाई फॉलो होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, मुझे बताओ इसके पास कितने पाई बॉन्ड है। इसके पास ओनली 1 पाई बॉन्ड है। और प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसके पास 1 पाई बॉन्ड होने की वजह से कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। मतलब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। बोलो होगा कि नहीं होगा, हेलो, हो जाएगा ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम। कुछ ऐसा मैंने यहां पे दिया कुछ क्वेश्चन, डबल बॉन्ड प्लस और ये माइनस। क्लियर है कहानी? चलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से देखा, मैंने देखा कि ये कंपाउंड क्या साइक्लिक है क्या, बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है क्या, चेक कर लेते हैं। sp2 माइनस, रेजोनेंस में है क्या माइनस, बिल्कुल। तो ये भी sp2 का मतलब प्लेनर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर प्लेनर है तो अगली कंडीशन कॉन्जुगेशन, बिल्कुल, डबल सिंगल प्लस डबल सिंगल माइनस, सब तरफ से कॉन्जुगेशन है। क्लियर है कि नहीं है? अगर सब तरफ से कॉन्जुगेशन है तो फोर्थ कंडीशन पे आ जाओ। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 1 पाई बॉन्ड तो ये रहा, और ये माइनस भी तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ये भी तो पाई बॉन्ड ही बनाएगा, तभी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया है। ये पाई बॉन्ड बनाता है इसलिए काउंट नहीं होता है। तो कहने का मतलब 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कहानी? चलिए मैं एक और कंपाउंड ले लेता हूं, एक और कंपाउंड। दिस इज द 3 मेंबर रिंग और इसमें डबल बॉन्ड और ये रेडिकल बना दिया है। जरा बताओ मुझे, क्या ये साइक्लिक है क्या? बिल्कुल है। साइक्लिक के अलावा सेकंड कंडीशन प्लेनर है क्या? बिल्कुल, sp2। बोलो समझ में आया है कि नहीं आया? क्लियर है कहानी? चलिए अगली कंडीशन क्या कहा जाएगा कि ये कॉन्जुगेशन, हाँ, डबल सिंगल रेडिकल में कॉन्जुगेशन होता है थ्रू द होमोलाइटिक फिजन। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब अगली कंडीशन क्या चेक करी जाए? अगली कंडीशन चेक करी जाए कि हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो जरा ध्यान से, एक तो पाई बॉन्ड है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी काउंट होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर होता है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और एक ये रहा, तो कितने हो गए, 3 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 3 पाई इलेक्ट्रॉन किसी में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो मतलब फोर्थ कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। दैट मीन्स दिस इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं क्या कहानी है। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, दिस इज द बेंजीन। क्या ले लिया है मैंने? बेंजीन को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जरा बताओ क्या साइक्लिक है क्या? बिल्कुल है। क्या प्लेनर है क्या? sp2 हर जगह sp2 है। क्लियर? थर्ड कंडीशन कॉन्जुगेशन, जी, डबल सिंगल,
मतलब कंजुगेशन है, बिल्कुल। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। बोलो है कि नहीं है? अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? एरोमेटिक के अंदर। तो दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे जब हमने आईयूपीएससी पढ़ा था कि इस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। तो हमने उस टाइम पे कहा था आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्यों कहा था आज पता लग गया होगा आपको कि इसे एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सेलेक्ट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए एज अ होम असाइनमेंट काम करेंगे। जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, वैसे फिर से मैंने आपको एक बार और क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन बहुत ईमानदारी से करें, बहुत आराम से करें। हर एक क्वेश्चन के अंदर एक कंसेप्ट है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम के अंदर आपके पास इन्हीं में से कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो स्टूडेंट बहुत आराम से करें इन क्वेश्चन को। कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ द कोर्स चला जाए आपके पेपर में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना कर पाए। तो चलिए कम से कम 45 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्लियर? चलिए अब बात करें, हमने 3 तरह के कंपाउंड पढ़े। पहला कंपाउंड एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक, तीसरा नॉन एरोमेटिक। अगर इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाला जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, सेकंड होता है नॉन एरोमेटिक और थर्ड होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के अंदर हर कंडीशन फॉलो तो होती है पर उसका जो रेजोनेंस है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, इसीलिए वो पीछे चला जाता है। और अच्छा कौन हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ दिस इज प्लस दिस इज एंड दिस इज, इन तीनों के अंदर कौन ज्यादा स्टेबल है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल है ये वाला, दिस इज। इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे आप, फिर इसको दे देंगे आप सेकंड नंबर क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है, और थर्ड नंबर दे देंगे आप इसको। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर एरोमेटिसिटी के अंदर है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड? तो एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग चार्ज डिलोकलाइजेशन इन द रिंग, मतलब क्वासी एरोमेटिक को ही कहा जाता है, पर क्वासी एरोमेटिक की खास बात क्या है? इसके अंदर चार्ज होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सर ऐसा कैसे हो गया? चलिए देखते हैं क्या कहानी है इसकी। देखो ध्यान से, आपको एक कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। क्या इसके पास कोई चार्ज है क्या? बिल्कुल है। अगर ये चार्ज है तो इसे मैं एरोमेटिक तो कहूंगा ही कहूंगा, साथ में मैं इसे क्वासी एरोमेटिक भी कहूंगा। क्लियर है? इसी तरीके से मैंने क्या ले लिया है? एक बेंजीन ले लिया है। क्या ले लिया है? बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक तो है पर इसके पास चार्ज है क्या? नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो ये क्वासी एरोमेटिक नहीं होगा। इसे सिर्फ क्या कहेंगे हम? ओनली ऑन एरोमेटिक कहेंगे। अब जो चार्ज है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों में से जो भी चार्ज कंपाउंड को एरोमेटिक बनाता है, चाहे वो माइनस बनाए चाहे वो प्लस बनाए, हमेशा वो कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक होगा। कहने का मतलब उसके अंदर हर जगह पर, हर कॉर्नर पे चार्ज अवेलेबल रहेगा। चाहे आप इस कॉर्नर पे चले जाएं, चाहे आप इस कॉर्नर पे चले जाएं, इस कॉर्नर पे चले जाएं। अभी फिलहाल प्लस चार्ज है, हो सकता है कि माइनस चार्ज आ जाए और कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए। क्लियर है स्टूडेंट? आप हर एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ें। चलिए तो क्या खास बात है इस क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर? तो क्वासी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि ये स्टेबल होते हैं ज्यादा किससे? एरोमेटिक से। कहने का मतलब अगर इस वाले कंपाउंड के अंदर, किसके अंदर? इस वाले कंपाउंड के अंदर और इस वाले कंपाउंड के अंदर, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन किया जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये एरोमेटिक भी है और क्वासी एरोमेटिक भी है, जबकि ये ओनली एरोमेटिक है। आया समझ में? जो क्वासी एरोमेटिक होते हैं मोर सोल्यूबल होते हैं देन एरोमेटिक। क्यों होते हैं? क्योंकि चार्ज आ जाता है। चार्ज आएगा तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना आसान हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा होना ही होना है क्योंकि क्या हो चुका है? एक डायरेक्शन क्रिएट हो चुका है, एक चार्ज क्रिएट हो चुका है, और डाइपोल मोमेंट चार्ज और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, अभी तक तो क्वासी एरोमेटिक था, अब एंटी एरोमेटिक की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। एंटी एरोमेटिक जैसे हमने कहा कि वो बहुत कम स्टेबल होता है, तो लिखा हुआ है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली अनस्टेबल। क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। सो डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये रूम टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर पाते। सो
टू स्टेबलाइज इटसेल्फ दे गेट डाइमराइज एंड कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, डाइमराइज कर लेते हैं, मतलब डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डाइमर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस तरीके से जाते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि इस कंपाउंड को ध्यान से देखो आप, क्या आपको नजर आ रहा है ये कंपाउंड, बताएंगे कैसा कंपाउंड है ये। 2n2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या होने वाले हैं, आपस में डाइमराइज होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, डाइमराइज होने वाले हैं। अगर डाइमराइज होंगे तो किस तरीके से होंगे, देखो ध्यान से, इनका डाइमराइजेशन इस तरीके से होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ क्या आया, माइनस, यहाँ क्या आया, प्लस, यहाँ क्या आया, माइनस, यहाँ क्या आया, प्लस। माइनस ने प्लस को देखा, माइनस ने प्लस को देखा, तो क्या हो गया है, कुछ ऐसा कंपाउंड आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यहां तो डबल बॉन्ड एज इट इज बचा हुआ है, यहां भी डबल बॉन्ड एज इट इज बचा हुआ है। यहां के प्लस ने यहां के माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया, यहां के प्लस ने यहां के माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया। क्या ये कंपाउंड कैसा हो चुका है, देखो इसमें ध्यान से, यहां पे sp3 कार्बन है, मतलब sp3, यहां पे भी sp3, यहां पे भी sp3, मतलब अब कंपाउंड प्लेनर नहीं रहा। अगर नहीं रहा, कंपाउंड प्लेनर ना हो तो कंडीशन फॉलो नहीं होती और कंपाउंड बन जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ लिया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। उन्हें स्टेबल होने के लिए डाइमर बनाना पड़ता है और डाइमर बना के वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो असाइनमेंट था वो भी कंप्लीट किया, साथ के साथ जो पहली एप्लीकेशन थी एरोमेटिसिटी, उसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इसको आप प्रॉपर फॉलो करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप उन क्वेश्चन को करके मेरे सामने ले आएंगे और उनका सॉल्यूशन मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में रखने वाला हूं। तो बी प्रिपेयर। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किसकी, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आर और एम इफेक्ट की, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, किसके साथ, होम असाइनमेंट के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को करते रहें और प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू।